गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग स्टडी करेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे ट्रांसलेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इलोंगेशन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोगों को देखना है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ट्रांसलेशन जो होता है उसका टर्मिनेशन कैसे होता है। ये डिटेल कॉन्सेप्ट आज हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसको हम लोगों ने बोला था इलोंगेशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, उस मैकेनिज्म को या उस लेक्चर को आप लोग देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन है। ये इलोंगेशन खत्म हो गया, अब क्या क्या होना है, टर्मिनेशन होना है किसका, ट्रांसलेशन का, इन केस ऑफ क्या चीज, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, यही हम लोगों को आज स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे 5 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट, टर्मिनेशन, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्टॉप कोडॉन। टर्मिनेशन, और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडॉन mRNA में होना पड़ेगा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर्स होना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल रिसाइकलिंग फैक्टर होना पड़ेगा। फोर्थ क्या होना पड़ेगा, इलोंगेशन फैक्टर जी होना पड़ेगा, जिसको हम लोगों ने ट्रांसलोकेज बोला है, या जिसको हम लोग ट्रांसलोकेज बोलते हैं। और लास्ट क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 चीज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, टर्मिनेशन करवाता है किसका, ट्रांसलेशन का, इन केस ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ये जो 5 थिंग्स है ना, ये कैसे कैसे करके क्या कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस या ये ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन कराती है। ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये टर्मिनेशन और जो स्टॉप कोडन होता है ना, ये तो बिल्कुल होना पड़ेगा mRNA में, तभी प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो देखिएगा, ये जो स्टॉप कोडन होता है, टर्मिनेशन कोडन होता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया के केस में ये स्टॉप या टर्मिनेशन कोडन जो mRNA में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियल mRNA में, वो क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, वो हो सकता है UAG हो सकता है, वो क्या हो सकता है UGA हो सकता है, वो क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे UAA हो सकता है, ठीक है। UAG, UGA, UAA को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडन बोलते हैं। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो UAG को हम लोग क्या बोलते हैं, UAG को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर कोडोन। UGA को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपाल या उम्बर कोडोन। UAA को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्री कोडोन, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब भी कभी mRNA में हम लोग बोलेंगे क्या चीज मिल जाए, क्या चीज प्रेजेंट हो जाए, क्या चीज आ जाए, हम लोग बोलेंगे ये तीन में से कोई भी स्टॉप या टर्मिनेशन कोडोन अगर आ जाता है, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या होने लगेगा, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होने लगेगा, ठीक है। ये अभी हम लोगों को देखना है। तो टर्मिनेशन ये स्टॉप कोडॉन में क्या याद रखना है, टर्मिनेशन ये स्टॉप कोडॉन जो mRNA में मिलता है वो क्या हो सकता है, UAG हो सकता है, UGA हो सकता है, और UAA हो सकता है। UAG को एम्बर कोडॉन बोलते हैं, UGA को ओपाल या उम्बर कोडॉन बोलते हैं, UAA को क्या बोलते हैं, ऑक्री कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके mRNA में ये कोडॉन, स्टॉप कोडॉन आ रहा है, ठीक है, कैसे करके टर्मिनेट कर रही है हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो पहला रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, कम से कम हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन और स्टॉप कोडॉन को आपको याद रखना होगा कि ये UAG, UGA और UAA होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक mRNA, ठीक है। ये तो था पहला, ये क्या था पहला रिक्वायरमेंट टर्मिनेशन के लिए। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के केस में, ये हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिलीज फैक्टर्स होना पड़ेगा। तो कितना टाइप का रिलीज फैक्टर्स होना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे दो टाइप का क्या होना पड़ेगा, रिलीज फैक्टर्स होना पड़ेगा। पहला को हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास 2 रिलीज फैक्टर, ठीक है। याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि टर्मिनेशन होने के लिए ट्रांसलेशन का इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर्स होना पड़ेगा। और वो रिलीज फैक्टर्स का दो क्या बोल सकते हैं, कैटेगरी है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स, दूसरा को क्या बोलते हैं, क्लास 2 रिलीज फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर है, इसमें हम लोग बोलेंगे दो रिलीज फैक्टर आता है, क्या क्या, रिलीज फैक्टर 1 जिसको हम लोग RF1 बोलते हैं, रिलीज फैक्टर 2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RF2। रिलीज फैक्टर 1 याद रखिएगा, रिलीज फैक्टर 1 जो रहेगा ना, वो स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा।
रिलीज फैक्टर 2 भी क्या करेगा, स्टॉप या टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। बताने का मतलब हो गया रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्लास 1 रिलीज फैक्टर ना। तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ क्या चीज, टर्मिनेशन कोडन। चाहे वो UAG रहे, चाहे वो UGA रहे, चाहे वो UAA रहे, कोई सा भी टर्मिनेशन कोडन होगा उसको रिकॉग्नाइज कौन करेगा, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स उसको रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्लास 1 रिलीज फैक्टर में रिलीज फैक्टर 1 क्या क्या टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस द स्टॉप और टर्मिनेशन कोडन्स UAG और UAA। बताने का मतलब है कि रिलीज फैक्टर 1 UAG टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, UAA को क्या करेगा, टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, रिलीज फैक्टर 1। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइजेस द स्टॉप कोडन। UAG को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्बर कोडन, और UAA को क्या बोलेंगे, ऑक्री कोडन। मतलब एम्बर कोडन और ऑक्री कोडन को रिकॉग्नाइज कौन करेगा, रिलीज फैक्टर 1। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास 1 रिलीज फैक्टर में क्या चीज है, रिलीज फैक्टर 2 भी तो है ना। रिलीज फैक्टर 2 भी क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्टॉप या टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। तो कौन कौन स्टॉप और टर्मिनेशन कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा, टोटल तो 3 ही स्टॉप कोडन्स है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे UGA और UAA जो स्टॉप कोडन होता है उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेस ओपाल कोडन एंड ऑक्री कोडन, क्योंकि ओपाल कोडन के क्या बोल रहे हैं, UGA और ऑक्री कोडन को क्या बोल रहे हैं, UAA। ठीक है, तो रिलीज फैक्टर 2 किसको रिकॉग्नाइज करेगा, UGA को या ओपाल कोडन को। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे UAA या ऑक्री स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा रिलीज फैक्टर 2। तो ध्यान से देखिए, रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 को हम लोग मिला के क्या बोल रहे हैं, क्लास 1 रिलीज फैक्टर ना। तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, ये तीनों में से कोई सा भी स्टॉप कोडन रहे ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, याद रखना है। ठीक है, जिसमें से रिलीज फैक्टर 1 रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडन UAG को, और हम लोग बोलेंगे UAA को। रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइज करेगा UGA एंड UAA। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो यहाँ पर ये है क्लास है रिलीज फैक्टर का, वो क्या चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे क्लास 2 रिलीज फैक्टर। क्लास 2 रिलीज फैक्टर में केवल एक रिलीज फैक्टर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज फैक्टर 3। क्योंकि रिलीज फैक्टर 1 हो गया, रिलीज फैक्टर 2 हो गया, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या नाम दिया गया, रिलीज फैक्टर 3। तो रिलीज फैक्टर का काम, रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या चीज है ना, रिलीज फैक्टर 3 का काम ये है कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर को रिमूव करेगा राइबोसोम के ए साइट से प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या चीज है कि ये क्या करेगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर को रिमूव करेगा ए साइट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स ड्यूरिंग टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, कैसे करके करेगा ये हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है ना, तो RF3 का काम क्या चीज है, RF3 का काम ये है कि ये रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2 या हम लोग बोल सकते हैं क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स को रिमूव करता है राइबोसोम के ए साइट से इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। कब हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन जब होगा ट्रांसलेशन का तब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर ये बताया कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन होने के लिए टर्मिनेशन कोडोन्स होना पड़ेगा mRNA में, प्रोकैरियोटिक mRNA में। जो टर्मिनेशन कोडोन्स जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक mRNA में मिलता है वो 3 है, UAG, UGA, UAA। UAG को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर कोडोन। UGA को हम लोग बोलते हैं ओपाल या उम्बर कोडोन, और UAA को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्री कोडोन। ठीक है, दूसरा क्या रिक्वायरमेंट्स है टर्मिनेशन के लिए, रिलीज फैक्टर्स। रिलीज फैक्टर्स में दो क्लास रिलीज फैक्टर का, पहला क्या चीज, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, दूसरा क्या चीज, क्लास 2 रिलीज फैक्टर। क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है, टर्मिनेशन कोडोन को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम है। ठीक है, तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर में दो रिलीज फैक्टर आ रहा है, रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2। रिलीज फैक्टर 1 कौन कौन स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है, UAG को एंड UAA को रिकॉग्नाइज करेगा कौन, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 1। याद रखिएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिलीज फैक्टर 1 एम्बर कोडोन को और ऑक्री कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, रिलीज फैक्टर 2 क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, रिलीज फैक्टर 2 स्टॉप कोडोन UGA एंड UAA को रिकॉग्नाइज करेगा। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रिलीज फैक्टर 2 ओपाल कोडोन एंड ऑक्री कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और क्लास 2 जो रिलीज फैक्टर वो क्या करता है, वो करता ये है कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स मतलब रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे रिलीज फैक्टर 2 रहे, इसको ये रिमूव करेगा। क्लास 2 रिलीज फैक्टर रिमूव करता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के ए साइट से। कब हम लोग बोलेंगे, जब
टर्मिनेशन हो रहा होता है क्या चीज़ का, ट्रांसलेशन का, उस टाइम पे कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर या राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। ये राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ में हेल्प करेगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा तो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चौथा रिक्वायरमेंट जो है वो इलोंगेशन फैक्टर जी है, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेज बोलते हैं। ये इलोंगेशन फैक्टर जी याद रखिएगा, इलोंगेशन फैक्टर जी इलोंगेशन के टाइम पे भी हेल्प किया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, जिसको हम लोगों ने बोला था राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन। आप लोग देखिएगा, ठीक है, राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग इलोंगेशन के टाइम पे होता है, उसको कराने के लिए इलोंगेशन फैक्टर जी रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसलोकेज बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इलोंगेशन फैक्टर जी इलोंगेशन के अलावा भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करेगा, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये भी हम लोग आगे मैकेनिज्म में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और पांचवा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3। इनिशिएशन फैक्टर 3 भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करेगा, टर्मिनेशन करने में हेल्प करेगा। क्या चीज का, ट्रांसलेशन का। कैसे करेगा ये हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है ना, तो कंक्लूजन क्या ओवरऑल, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन के लिए 5 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहला, टर्मिनेशन विद स्टॉप कोडन, रिलीज फैक्टर्स, रिलीज फैक्टर्स में क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स, क्लास 2 रिलीज फैक्टर, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर जी जिसको ट्रांसलोकेज बोलते हैं, एंड इनिशिएशन फैक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो उसको मैं कोरिलेट करूंगा अभी आगे। ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ सबको कोरिलेट कर दूंगा और ये बता दूंगा कि कैसे करके क्या होता है, ट्रांसलेशन का टर्मिनेशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। तो अभी जितना मैं यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, तब आगे समझ में आएगा। अब देखो, थोड़ा सा मैं डीप लेके चलता हूँ। ये जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ना, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स जो है ना, चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे वो रिलीज फैक्टर 2 रहे, इसका कुछ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। क्लास 1 रिलीज फैक्टर का कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स मैं बोलूंगा तो दिमाग में क्या आना है, रिलीज फैक्टर 1 है, रिलीज फैक्टर 2, या मैं एक ही वर्ड में क्या बोलूंगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स। तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स का क्या है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के कारण ही हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर क्या चीज में हेल्प करता है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर जिसमें RF1 आता है और क्या आता है, RF2 आता है। ठीक है, ये रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 आता है। तो इसके बारे में सबसे पहला प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द स्टॉप और टर्मिनेशन कोडन UAG, UGA एंड हम लोग बोलेंगे UAA। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी स्टॉप कोडन रहे, क्लास 1 रिलीज फैक्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज को, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडन को। कोई सा भी स्टॉप कोडन, चाहे UAG रहे, UGA रहे, UAA रहे, मैंने अभी बताया UAG और UAA को रिकॉग्नाइज करने वाला रिलीज फैक्टर 1 होता है। UGA और हम लोग बोलेंगे UAA को रिकॉग्नाइज करने वाला जो रिलीज फैक्टर क्लास 1 रिलीज फैक्टर होता है वो क्या होता है, रिलीज फैक्टर 2 होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स मतलब रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे रिलीज फैक्टर 2 रहे, ये रिलीज फैक्टर 1 या 2, या हम लोग बोल सकते हैं क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स का काम क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज को कट करना। एसाइल लिंकेज को कट करना कौन से साइट में, हम लोग बोलेंगे पी साइट ऑफ द राइबोसोम। अभी मैं आगे डायग्राम के साथ को रिलेट कर दूंगा। ठीक है, एसाइल लिंकेज को क्या करना, कट करना। tRNA और एमिनो एसिड्स के बीच में ही हम लोग बोलेंगे चार्जिंग के टाइम पे क्या बनता है, एसाइल लिंकेज बनता है। अब एसाइल लिंकेज को ये कट करता है क्लास 1 रिलीज फैक्टर पी साइट में ही कट करेगा, राइबोसोम का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एसाइल लिंकेज का कटिंग हुआ तो क्या सिग्निफिकेंस है, ये अभी हम लोग आगे डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्लास 1 रिलीज फैक्टर का, कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर में क्या मिलता है ना, हम लोग बोलेंगे एक स्पेसिफिक कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस मिलता है। क्या मिलता है, स्पेसिफिक कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस मिलता है। ठीक है, एमिनो एसिड्स का क्या मिलता है, स्पेसिफिक कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस मिलता है। कितना एमिनो एसिड का, हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड का। क्या क्या, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लेटर में हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, GGQ। ये GGQ की क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड का क्या चीज है, कंजर्व सीक्वेंस है, जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें प्रेजेंट होता है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स में प्रेजेंट होता है। चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे वो रिलीज फैक्टर 2 रहे, कोई सा भी रहे, रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे 2 रहे, दोनों में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या रहेगा, 3 एमिनो एसिड का क्या रहेगा, कंसेंसस या कंजर्व सीक्वेंस मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, GGQ। क्या बोलेंगे, GGQ। जी मतलब ग्लाइसिन, जी मतलब ग्लाइसिन, क्यू मतलब क्या चीज, ग्लूटामिन। ठीक है,
तो ये क्या चीज़ करता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम के साथ इसको अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स में आपको 1 2 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, तब आपको जाके आगे क्या होगा, क्लियर होगा, या हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्लास 2 रिलीज फैक्टर है, क्लास 2 रिलीज फैक्टर जिसपे क्या आता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 आता है, ठीक है। तो रिलीज फैक्टर 3 में देखो आपको क्या याद रखना होगा, रिलीज फैक्टर 3 में आपको याद रखना होगा क्या चीज़, कि यहाँ 2 पॉइंट याद रखना होगा। पहला तो ये पॉइंट याद रखना है कि क्लास 2 रिलीज फैक्टर जो है ना, जिसको हम लोग रिलीज फैक्टर 3 बोलते हैं, वो क्या करता है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स को रिमूव करता है ए साइट ऑफ क्या चीज, ए साइट ऑफ क्या चीज, राइबोसोम से, ठीक है। क्लास 2 रिलीज फैक्टर या हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या चीज है, इट डिस्प्लेसेस द क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स, चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे वो रिलीज फैक्टर 2 रहे, कहाँ से डिस्प्लेस करेगा, तो हम लोग बोलेंगे ए साइट ऑफ द राइबोसोम। अभी हम लोग आगे डायग्राम से समझ जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि रिलीज फैक्टर, क्लास 2 रिलीज फैक्टर जो होता है ना, या रिलीज फैक्टर 3 जो होता है ना, उसका बहुत ज्यादा एफिनिटी होता है किसके प्रति, हम लोग बोलेंगे जीडीपी मॉलिक्यूल के प्रति होता है, याद रखिएगा किसके प्रति होता है, जीडीपी मॉलिक्यूल के प्रति क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाई एफिनिटी होता है किसका, क्लास 2 रिलीज फैक्टर का, या हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 का। मतलब हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जीडीपी बाउंड रहेगा, या हम लोग बोलेंगे जीडीपी एसोसिएटेड रहेगा, कौन, रिलीज फैक्टर 3, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिलीज फैक्टर 3 इज एसोसिएटेड विथ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जीडीपी मॉलिक्यूल। क्यों जीडीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि जीडीपी के साथ हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 का क्या होता है, हाई एफिनिटी होता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे कि क्लास 2 रिलीज फैक्टर और रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या चीज है, कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स को, चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे चाहे 2 रहे, इसको रिमूव करता है ए साइट ऑफ द राइबोसोम से। क्यों करता है, कैसे करता है, ये हम लोग देखेंगे अभी डायग्राम के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस फैक्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या चीज करना है, देखो राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा राइबोसोमल रिलीज फैक्टर नहीं होगा, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग होगा, ठीक है। राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर, ठीक है। तो राइबोसोमल रिसाइक्लिंग जो फैक्टर है ना, तो इसका काम क्या चीज है, इसका ये काम है कि वो राइबोसोम का क्या कराता है, रिसाइकिल कराता है, क्योंकि राइबोसोम को रिसाइकिल होना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसलेशन। जब अगला प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा तो राइबोसोम को क्या करना पड़ेगा, फिर से रिसाइकिल होना पड़ेगा। मैंने बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर्स पे कि राइबोसोम हम लोग बोलेंगे कि जब ट्रांसलेशन होता है उस टाइम पे ये इंटैक्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब जब ट्रांसलेशन नहीं होता तो राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट अलग रहता है, लार्जर सब यूनिट अलग रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग। मतलब हो गया राइबोसोम रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है, कि राइबोसोम को फिर से रिसाइकिल करेगा ताकि राइबोसोम नेक्स्ट ट्रांसलेशन को करवा सके, ठीक है ना। तो ऐसे करेगा अभी हम लोग देखेंगे, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट्स भी होता है, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, जिसको राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर करवाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या चीज याद रखिएगा राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर में, कि इट हेल्प्स इन द राइबोसोम रिसाइक्लिंग फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या क्या याद रखना है, कि राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर ना वो क्या करेगा, रिक्रूट करेगा इलोंगेशन फैक्टर जी को, हम लोग और क्या चीज हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 को। यहाँ पर देखिए ये जो इलोंगेशन फैक्टर जी है ना, जिसको ट्रांसलोकेज बोल रहे हैं, और इनिशिएशन फैक्टर क्या चीज है, 3 है ना, इसको रिक्रूट कौन कराता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर कराता है, ठीक है। याद रखिएगा अभी आगे डायग्राम के साथ सब कोरिलेट हो जाएगा। और एक चीज सबसे खास चीज क्या याद रखना है, कि राइबोसोम रिलीज फैक्टर ना टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ मिमिक करता है, मतलब टीआरएनए के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है, कौन, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। इसीलिए आसानी से क्या कर सकता है, ए साइट ऑफ द राइबोसोम में इंटर कर सकता है, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर टीआरएनए के स्ट्रक्चर से मिमिक करता है, मतलब टीआरएनए के स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है, कौन, राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि राइबोसोम रिसाइक्लिंग फैक्टर राइबोसोम के ए साइट से क्या हो जाता है, ये साइट में इंटर कर सकता है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये सब सारा का सारा जो पॉइंट्स लिखा है, सारा का सारा पॉइंट्स को मैं आगे कोरिलेट कर दूंगा अभी डायग्राम के साथ, और इसके साथ साथ ये कैसे करके टर्मिनेशन करा रहा है ये ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, उसको भी मैं अभी डायग्राम के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए
अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन उससे पहले देखो, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये जानते हैं कि टर्मिनेशन जो होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस का, वो तभी पॉसिबल है जब ए साइट ऑफ राइबोसोम इज फिल्ड विद क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन या स्टॉप कोडोन। जब ए साइट राइबोसोम का स्टॉप कोडोन या हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन कोडोन से फिल हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे राइबोसोम के ए साइट में क्या चीज आ जाए, कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाए या टर्मिनेशन कोडोन आ जाए, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस का क्या होने लगता है, टर्मिनेशन होने लगता है। इसीलिए टर्मिनेशन होने लगता है क्योंकि जो स्टॉप कोडन है ना, वो कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है। अब अगर स्टॉप कोडन कोई भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा, तो कोई भी चार्ज टीआरएनए इंटर नहीं करेगा ए साइट में, कोई भी चार्ज टीआरएनए अगर इंटर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ए साइट इज फिल्ड विद क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कोई भी टर्मिनेशन कोडन। ठीक है, एंड सिंस द स्टॉप कोडन टर्मिनेशन कोडन डज नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, therefore no charge tRNA will enter into a site leading to the termination of protein synthesis और translation in case of prokaryotes। कैसे, तो अभी देखो, इसको हम लोग स्टार्ट जानने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन, ट्रांसलेशन का क्या आखिर मैकेनिज्म होता है टर्मिनेशन का, ठीक है, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो देखो, जब भी कभी हम लोग ट्रांसलेशन टर्मिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना, तो उसको हम लोग कितना इवेंट्स में पढ़ते हैं, उसको हम लोग 1 2 3 4 इवेंट्स में, और हम लोग बोलेंगे 4 इवेंट्स में हम लोग स्टडी करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ टर्मिनेशन जो होता है ट्रांसलेशन का प्रोकैरियोट्स को, उसको हम लोग 1 2 3 4 इवेंट्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा इट इंक्लूड्स फॉलोइंग 4 इवेंट्स या फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो इवेंट होता है ना, सबसे पहला इवेंट ये है कि एंट्री ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर इनटू द ए साइट एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडन। ठीक है, ये पहला इवेंट है। पहला इवेंट क्या चीज है कि सबसे पहले क्या होगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर इंटर करेगा राइबोसोम के ए साइट में, और वो क्लास 1 रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करेगा। ये पहला इवेंट होता है। दूसरा इवेंट हम लोग बोलेंगे, जब वो रिकॉग्नाइज कर लेगा तो वो क्या करेगा, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है, प्रोटीन का जो चेन बना है, उसको रिलीज करा देगा साइटोप्लाज्म में। तो ये दूसरा इवेंट हो गया, रिलीज ऑफ क्या चीज, पॉलीपेप्टाइड चेन इन साइटोप्लाज्म। तीसरा इवेंट क्या होता है कि जब क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर होता है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर मतलब रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2, ये ए साइट में प्रेजेंट होता है, तो इसको कैसे करके हटाया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे थर्ड इवेंट में। या हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास 2 रिलीज फैक्टर का क्या फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे थर्ड इवेंट में। और फोर्थ इवेंट को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट। राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में हम लोग बोलेंगे, देखो फर्दर सब इवेंट्स आता है। पहला क्या चीज, रिलीज ऑफ कैसे करके अनचार्ज टीआरएनए राइबोसोम के पी और ए साइट से बाहर आएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कैसे करके एमआरएनए राइबोसोम से डिसोसिएट करेगा, और कैसे करके हम लोग बोलेंगे लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा, एक दूसरे के साथ डिसोसिएट करेगा। ये 3 इवेंट्स को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट। हम लोग देखेंगे आगे, एक एक पॉइंट को मैं डायग्राम के साथ अभी कोरिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, सबसे पहले देखते हैं पहला और दूसरा इवेंट कि कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर राइबोसोम के ए साइट में एंटर करेगा, और कैसे करके ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स हम लोग बोलेंगे रिकॉग्नाइज करेगा किसको, स्टॉप कोडन को, मतलब यूएजी को, यूजीए को और यूएए को। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे करके रिलीज होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। ठीक है, यही है ना, पहला और दूसरा इवेंट के लिए देखो, देखिए यहीं पर मैं ये लिखा हूँ पहला इवेंट, ये क्या है दूसरा इवेंट। पहला और दूसरा इवेंट को मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि ये इलोंगेशन के टाइम का ये है डायग्राम। ठीक है ना, कि क्या हो रहा था, इलोंगेशन हो रहा था। ठीक है, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट है, ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, और ये ई साइट है। ई साइट में हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए आ जाता है। इलोंगेशन आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले वाला वीडियो इलोंगेशन मैकेनिज्म का। पी साइट में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पी साइट में हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेट करता है पी साइट में। तो ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड से, ये सब। और एमिनो एसिड्स के मिलने से क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन का चेन बनता है। ठीक है, और ये वाला जो है, जो टीआरएनए है, देखो यहाँ पर पी साइट में ये टीआरएनए एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है। इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एसाइल लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एसाइल लिंकेज। ठीक है, और ये सब क्या चीज है, ये सब एमिनो एसिड्स है। और ये जो ग्रीन कलर से जो एमिनो एसिड्स जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ना, ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पेप्टाइड लिंकेज। जितना भी यहाँ पर ग्रीन कलर से देखिए बॉन्ड्स बना हुआ है, वो सारा का सारा क्या चीज है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ये हम लोगों ने देखा था इलोंगेशन मैकेनिज्म के टाइम पे, आप लोग देख लेना। ठीक है,
तो देखो इलोंगेशन फेज के टाइम पे यही था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या चीज है, एमआरएनए है। ठीक है, राइबोसोम क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम एमआरएनए में क्या हो रहा था, मूव कर रहा था। ठीक है, अब देखो जब भी कभी हम लोग बोलेंगे राइबोसोम का ए साइट, ठीक है, राइबोसोम के ए साइट में हम लोग बोलेंगे कौन सा, हम लोग बोलेंगे कोडोन पहुंच जाएगा। जब भी राइबोसोम के ए साइट में हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन या टर्मिनेशन कोडोन अगर पहुंच गया या आ जाता है ए साइट ऑफ दी, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम स्टॉप, कोई भी स्टॉप कोडोन अगर आ जाएगा, तब याद रखना वो इंडिकेट कर रहा है कि अब प्रोटीन जो बन रहा है ना, वो प्रोटीन का क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन बनने बनने का प्रोसेस जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, वो क्या होने लगेगा, स्टॉप होने लगेगा, टर्मिनेट होने लगेगा। ठीक है, कब होगा टर्मिनेशन ट्रांसलेशन का, जब ए साइट में कोई सा भी स्टॉप कोडोन आ जाए, राइबोसोम का ए साइट पे कोई सा भी स्टॉप कोडोन आ जाए, चाहे वो यूएजी रहे, चाहे वो यूजीए रहे, चाहे वो यूएए रहे। ठीक है, तब क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन होने लगेगा किसका, ट्रांसलेशन का। ठीक है ना, तो कैसे करके होगा, तो देखो कैसे करके होगा, तो ये जो स्टॉप कोडोन जो एमआरएनए में जो प्रेजेंट है ना, ठीक है, ये स्टॉप कोडोन यूएजी भी हो सकता है, यूजीए भी हो सकता है, यूएए भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, याद रखना, इस स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ही हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है कि इसका काम ये है कि ए साइट में क्या करना, राइबोसोम के ए साइट में इंटर कर जाना, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करना, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज को कट करना। ये काम किसका है, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है, ये रिकॉग्नाइज करता है स्टॉप कोडोन टर्मिनेशन कोडोन को, एसाइल लिंकेज को कट करता है पी साइट पे, और इसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, 3 अमीनो एसिड का, जीजीक्यू जिसको बोलते हैं, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लूटामिन। देखो मैं यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ, देखो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ ना, ये स्ट्रक्चर क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ये। ठीक है, चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे, चाहे वो रिलीज फैक्टर 2 रहे, कोई सा भी रिलीज फैक्टर रहे, रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा। ठीक है ना, यहाँ पर समझिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये किया है कि जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ना, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का सबसे पहला चीज याद रखना है कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर हम लोग बोलेंगे इसके पास, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर के पास हम लोग बोलेंगे दो डोमेन होता है। कितना डोमेन होता है, दो डोमेन होता है। ठीक है, एक डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन, एक डोमेन को क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। ठीक है, और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ये वाला डोमेन को क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। ठीक है, या एंजाइमेटिक डोमेन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। और ये जो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन होता है ना, इसी एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस होता है। देखिए 3 एमिनो एसिड का क्या चीज है, कंजर्व सीक्वेंस या कंसेंसस सीक्वेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीजीक्यू। जीजीक्यू का मतलब क्या चीज, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लूटामिन, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लूटामिन। ठीक है, कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। याद रखना, कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब यही होता है कि वो सीक्वेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, चाहे कोई सा भी जनरेशन हो, वो सीक्वेंस कभी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, तो ये जीजीक्यू क्या चीज है, कंसेंसस सीक्वेंस है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ क्या चीज, क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स, या हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर होता है या रिलीज फैक्टर 1 होता है, उसके पास दो डोमेन होता है। पहला डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डोमेन को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। देखिए यहाँ पर, ठीक है, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। और दूसरा डोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा डोमेन को हम लोग बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस डोमेन के पास ही क्या होता है, 3 एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस होता है, और इस 3 एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, जीजीक्यू। जीजीक्यू का मतलब हो गया ग्लाइसिन ग्लाइसिन और क्या चीज, ग्लूटामिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन होता है ना, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन होता है ना, वही पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर, चाहे वो रिलीज फैक्टर 1 रहे, चाहे वो रिलीज फैक्टर 2 रहे। ठीक है, मतलब क्लास 1 रिलीज फैक्टर का पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन क्या चीज को रिकॉग्नाइज करेगा, यही रिकॉग्नाइज करता है क्या चीज को, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। क्या चीज को रिकॉग्नाइज करता है, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है ना, और देखो ध्यान से यहाँ पर ये जो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है ना, ये एक्सोन्यूक्लियस डोमेन क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना ना, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कराता है साइटोप्लाज्म में। तो रिलीज कराने के लिए टीआरएनए जो पी साइट में प्रेजेंट है और एमिनो एसिड के बीच में जो एसाइल लिंक है, जिसको कट करना पड़ेगा, तभी तो ये हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन कहाँ रिलीज होगा,
कहाँ रिलीज होगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा, ठीक है। तो वो काम किसका है, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन। और ये एक्सोन्यूक्लियस डोमेन एसआई लिंकेज को कट इसीलिए कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, हम लोग बोलेंगे ये स्पेसिफिक कंजर्व 3 अमीनो एसिड का सीक्वेंस जीजीक्यू के कारण, ठीक है। तो भाई देखो अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ना, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर कहाँ इंटर करेगा, ए साइट में इंटर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ए साइट में इंटर कर सकता है कौन, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, ये इसीलिए ए साइट में इंटर कर सकता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना क्लास 1 रिलीज फैक्टर का, वो टीआरएनए के स्ट्रक्चर से मिमिक करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर का स्ट्रक्चर किसके जैसा दिखता है, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल टीआरएनए के जैसा दिखेगा। क्योंकि टीआरएनए के जैसा दिखेगा क्लास 1 रिलीज फैक्टर, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर क्या कर सकता है, ए साइट में इंटर कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्लास 1 रिलीज फैक्टर को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला क्या चीज है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, ऐसे करके देखो यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे करके ये देखो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है, ठीक है, ऐसे करके ही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये वाला डोमेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये डोमेन को हम लोग बोल रहे हैं पेप्टाइड एंटीकोडोन, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन, पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन, ठीक है। और ये डोमेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वाला डोमेन को जिसके पास क्या सीक्वेंस है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे 3 अमीनो एसिड का क्या चीज है, कंजर्व सीक्वेंस है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी जी क्यू सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सो न्यूक्लियस क्या चीज डोमेन, एक्सो न्यूक्लियस डोमेन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस एक्सो न्यूक्लियस डोमेन के पास क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 3 अमीनो एसिड का क्या चीज है, कंजर्व सीक्वेंस है, ठीक है। क्या चीज है, 3 अमीनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जी जी क्यू। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी जी क्यू, जी मतलब ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्यू मतलब ग्लूटामिन, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है ये कैसे करके इंटर कर गया, तो इसीलिए इंटर कर गया क्योंकि क्लास 1 रिलीज फैक्टर जो होता है वो किसके साथ मिमिक करता है, याद रखना क्लास 1 रिलीज फैक्टर में रिलीज फैक्टर 1 भी हो सकता है, ये रिलीज फैक्टर 2 भी हो सकता है। ये मिमिक करता है किसके साथ, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ मिमिक कर सकता है। इसीलिए ये आसानी से क्या हो गया, देखो आसानी से क्या हो गया, ए साइट ऑफ द राइबोसोम में आसानी से क्या कर गया, इंटर कर गया। तो वही हो गया, देखो पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या, एंट्री ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर था इनटू ए साइट, ठीक है। क्यों ए साइट में एंटर कर गया, बिकॉज हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर टीआरएनए के स्ट्रक्चर से क्या करता है, मिमिक करता है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर जैसा होता है, क्योंकि टीआरएनए आसानी से ए साइट में घुस सकता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर चूंकि टीआरएनए से क्या करता है, इस टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है, इसीलिए ये भी क्या हो सकता है, आसानी से ए साइट में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे करके एंटर हुआ कौन, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर रिलीज फैक्टर 1 भी और रिलीज फैक्टर 2 भी हो सकता है। तो अब देखो जैसे ही एंटर किया क्लास 1 रिलीज फैक्टर, तो इसका काम क्या चीज है, इसका काम ये है कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर ऐसे करके एंटर करता है कि इसका हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये जो पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन है ना, वो किस तरफ आ जाए, हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडोन की तरफ आ जाए, ठीक है। और ये देखो देखो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है ना, वो किस तरफ आ जाए, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज की तरफ आ जाए, ठीक है ना। ये इसका स्पेसिफिसिटी है क्लास 1 रिलीज फैक्टर का। तो जैसे ही एंटर किया तो देखो यहाँ पर पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन किसको रिकॉग्नाइज किया, स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। स्टॉप कोडन को कौन रिकॉग्नाइज किया, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। अगर स्टॉप कोडन यहाँ पर क्या हो, यूएजी रहे, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रिलीज क्लास 1 रिलीज फैक्टर जो आएगा वो कौन आएगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 1 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टॉप कोडन क्या रहे, यू जी ए रहे, तो यहाँ पर जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर होगा वो कौन होगा, हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 2 होगा, क्योंकि रिलीज फैक्टर 2 ही किसको रिकॉग्नाइज करता है, यूजीए को रिकॉग्नाइज करता है। अगर यहाँ पर स्टॉप कोडन यूएए रहेगा तो कोई भी इंटर कर सकता है, रिलीज फैक्टर 1 भी इंटर कर सकता है, रिलीज फैक्टर 2 भी इंटर कर सकता है, क्योंकि रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 दोनों यूएए स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज करता है, अभी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कोई सा भी स्टॉप कोडन रहे, याद रखिएगा क्लास 1 रिलीज फैक्टर का पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन क्या करेगा, इस स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो रिकॉग्निशन कैसे हुआ, हम लोग बोलेंगे रिकॉग्निशन हुआ क्लास 1 रिलीज फैक्टर का पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन के थ्रू हुआ। याद रखना है पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन के थ्रू किसका रिकॉग्निशन हुआ, स्टॉप कोडोन का रिकॉग्निशन हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ, तो हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2, या हम लोग एक वर्ड में क्या बोलेंगे, क्लास 1 रिलीज फैक्टर 1 के थ्रू हुआ, ठीक है। हो गया रिकॉग्निशन।
तो ये था पहला स्टेप, एंट्री ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर इनटू ए साइट ऑफ द राइबोसोम एंड रिकॉग्निशन ऑफ द स्टॉप कोडन। हो गया ए साइट ऑफ द राइबोसोम में क्या हो गया, एंट्री हो गया क्लास 1 रिलीज फैक्टर का, और रिकॉग्निशन हो गया क्या चीज का, स्टॉप कोडन का। ये पहला इवेंट खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पहला इवेंट खत्म हो गया यहाँ तक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब यहाँ पर दूसरा इवेंट स्टार्ट होगा। जैसे ही रिकॉग्निशन हुआ, देखो जैसे ही रिकॉग्निशन हुआ, यहाँ पर देखिए जैसे ही यहाँ पर हम लोग बोलेंगे स्टॉप कोडन को ये रिकॉग्नाइज किया क्लास 1 रिलीज फैक्टर का पेप्टाइड एंटी कोडन डोमेन, तो ये पेप्टाइड एंटी कोडन डोमेन हम लोग बोलेंगे किसको एक्टिवेट करेगा, ये पेप्टाइड एंटी कोडन डोमेन हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, एक्सोन्यूक्लियस डोमेन को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। तो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में ऐसा क्या चीज है जो जो मतलब एसाइल लिंकेज को कट करेगा, तो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में हम लोग बोलेंगे 3 एमिनो एसिड का क्या चीज है, कंजर्व सीक्वेंस GGQ, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस डोमेन का GGQ जो 3 एमिनो एसिड का जो कंजर्व सीक्वेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो 3 एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस है ना, इसी कंजर्व सीक्वेंस के थ्रू हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसी कंजर्व सीक्वेंस के थ्रू क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पी साइट में जो एसाइल लिंकेज है उसका क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कटिंग होगा। क्या होगा, कटिंग होगा, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब ये क्या से कट करेगा, हम लोग बोलेंगे एक टर्मिनल से कट करेगा। तो ये वाला पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बोल रहे हैं, एसाइल लिंकेज को ये क्या कर देगा, ये एक्सोन्यूक्लियस डोमेन क्या कर देगा, कट कर देगा, यहाँ से कट कर देगा, कट करेगा तो ये सारा का सारा एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होने लगेगा, रिलीज हो जाएगा। यहाँ से कटिंग होगा तो ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में हम लोग बोलेंगे ये जो कटिंग करने का जो एक्टिविटी आता है वो किसके कारण आता है, हम लोग बोलेंगे GGQ सीक्वेंस के थ्रू आता है। एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में ये एसाइल लिंकेज को कट करने का जो कैपेसिटी होता है या एबिलिटी जो आता है वो हम लोग बोलेंगे GGQ सीक्वेंस की वजह से आता है, ठीक है। और ये GGQ सीक्वेंस या एक्सोन्यूक्लियस डोमेन कब एक्टिवेट होगा, ये तब एक्टिवेट होगा जब हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड एंटी कोडन डोमेन किसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, स्टॉप कोडन को रिकॉग्नाइज कर लेगा, तभी ये हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन क्या होगा, एक्टिव होगा। और एक्सोन्यूक्लियस डोमेन में ये जो ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लूटामिन जो 3 एमिनो एसिड का सीक्वेंस है यही क्या करेगा, एसाइल लिंकेज को क्या कर देगा, कट कर देगा, तभी जाके हम लोग बोलेंगे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है एमिनो एसिड का वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। तो कैसे दिखेगा, तो देखिए कैसा दिखेगा, ये वाला तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये एमिनो एसिड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एमिनो एसिड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये एमिनो एसिड यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला जो एमिनो एसिड है ये यहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये वाला जो एमिनो एसिड है ये जो पिंक कलर से दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पर्पल कलर से मैं दिखा रहा हूँ एमिनो एसिड वो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ब्लैक कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला एमिनो एसिड देखो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सारा एमिनो एसिड के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये ग्रीन कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ वो सब सारा का सारा क्या चीज़ है, देखो यहाँ पर ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या है, ये सब पेप्टाइड लिंकेज है ये सब, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रिलीज ऑफ क्या चीज़, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो रिलीज हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन का, कहाँ से हम लोग बोलेंगे, राइबोसोम से। कहाँ हम लोग बोलेंगे, ये वाला एरिया क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म है, क्या चीज का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में रहता है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, पॉलीपेप्टाइड चेन का रिलीज हुआ। तो रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का काम क्या चीज है कि पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या करा देना, रिलीज करा देना, किससे, राइबोसोम से, कहाँ, साइटोप्लाज्म में पहुंचा देना। इसीलिए हम लोग नाम दिए क्या चीज, क्लास 1 रिलीज फैक्टर, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, अब मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये मैं यहाँ पर जो मैं बताया था, यहाँ पर मैं ये बताया था कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है कोई भी स्टॉप कोडोन को। चलो ये हो गया, रिकॉग्नाइज किया इसका पेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। दूसरा मैंने क्या बताया था, ये कट करता है एसाइल लिंकेज को बिटवीन टीआरएनए एंड अमीनो एसिड एट पी साइट ऑफ द राइबोसोम। देखो ये कट किया ना, ये देखो ये जो है ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका एक्सोन्यूक्लियस डोमेन है, रिलीज फैक्टर, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का, क्लास 1 रिलीज फैक्टर का वो क्या किया, देखो पी साइट में देखो ये जो एसाइल लिंकेज है ना किसमें, टीआरएनए और अमीनो एसिड के बीच में, उसको कट किया, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाए। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कट द एसाइल लिंकेज बिटवीन टीआरएनए एंड अमीनो एसिड एट द पी साइट ऑफ द राइबोसोम। पी साइट में कट किया, ठीक है, तब जाके क्या हो गया, रिलीज हो गया क्या चीज, पॉलीपेप्टाइड चेन, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। तो ये पहला और दूसरा इवेंट क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे कंप्लीट हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला और दूसरा इवेंट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखो
इसी इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाला डायग्राम को देखिए, ये वाला, इसके बाद ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ऐसे इस डायग्राम को देखिए। जब ये एसाइल लिंकेज कट जाएगा तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और ये रिलीज कौन करवाया, पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कौन करवाया, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर कराया। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो जब ये एसाइल लिंकेज कट हो जाएगा तब ध्यान से देखिए, ई साइड में तो अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है तो वो तो प्रेजेंट ही रहेगा। पी साइड में क्या हो जाएगा, ये चार्ज टीआरएनए अब क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये अनचार्ज हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अनचार्ज, ये कैसा आरएनए है, कैसा टीआरएनए, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए है। कैसा टीआरएनए हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए है। ठीक है, और ए साइड में कौन प्रेजेंट होगा, ए साइड में देखिए यही होगा प्रेजेंट, कौन, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर। ठीक है, ऐसे करके देखो ये क्या चीज है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्लास 1 रिलीज फैक्टर को क्या लिख दे रहा हूँ, रिलीज फैक्टर 1 भी हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 2 भी हो सकता है, जिसको क्लास 1 रिलीज फैक्टर बोलते हैं। ये वाला डोमेन को क्या बोलेंगे, ये डोमेन ये वाला है पॉलीपेप्टाइड एंटीकोडोन डोमेन। ठीक है, और ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस डोमेन, जहाँ पर सीक्वेंस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे GGQ का सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ GGQ, 3 एमिनो एसिड का कंजर्व सीक्वेंस है। ऐसे ही दिखेगा, देखिए पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज होने के बाद राइबोसोम के अंदर ऐसे ही दिखेगा। ये क्या चीज है, ये वाला स्टॉप कोडोन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या चीज है, स्टॉप कोडोन। ठीक है, ये क्या चीज है, स्टॉप कोडोन, कुछ भी हो सकता है, ये UGA UAG, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज UAA। ठीक है, ये स्टॉप कोडोन है। ठीक है ना, तो ऐसा दिखेगा। एक बार पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो गया तो राइबोसोम के अंदर अभी भी देखो क्या चीज है, अनचार्ज टीआरएनए है। क्लास 1 रिलीज फैक्टर अभी भी ए साइट में इंटर है। ठीक है, अभी तक याद रखिएगा कि क्या नहीं हुआ है, प्रोटीन तो बाहर आ गया, प्रोटीन तो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में गया, लेकिन राइबोसोम अभी तक अलग नहीं हुआ है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि राइबोसोम के अंदर अभी भी अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट है, अभी भी क्लास 1 रिलीज फैक्टर प्रेजेंट है। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर को ए साइड से हटाना होगा फर्स्ट। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि ये अनचार्ज टीआरएनए को पी और ई साइड से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ए साइड में, अभी ए साइड वाला को में ध्यान दीजिए, ए साइड में क्या है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ना, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर है, इसको कैसे करके हटाया जाएगा, ये इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं थर्ड इवेंट, जिसमें रोल आता है किसका, क्लास 2 रिलीज फैक्टर का। तो देखो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि हाउ क्लास 1 रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2 आर रिलीज्ड फ्रॉम ए साइट, कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर ए साइट ऑफ द राइबोसोम से बाहर आएगा, मतलब रिलीज होगा। ठीक है, वो उसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इवेंट 3। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, हाउ क्लास 1 रिलीज फैक्टर 1 एंड रिलीज फैक्टर 2 आर रिलीज्ड फ्रॉम ए साइट, क्या चीज, आफ्टर पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन अगर रिलीज हो जाएगा उसके बाद कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर 1, सॉरी क्लास 1 रिलीज फैक्टर मींस RF1 एंड RF2 कैसे करके ए साइड से बाहर आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट नंबर 3, जिसमें इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग बोलेंगे क्लास 2 रिलीज फैक्टर का रोल आता है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलीज फैक्टर 3 का रोल आता है, क्योंकि क्लास 2 रिलीज फैक्टर क्या चीज है, रिलीज फैक्टर 3 है। ठीक है ना, और वैसे भी देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, क्लास 2 रिलीज फैक्टर का काम क्या लिखा है, इट रिमूव्स और डिस्प्लेसेस द क्लास 1 रिलीज फैक्टर 1 या रिलीज फैक्टर 2 फ्रॉम ए साइट ऑफ द राइबोसोम। ठीक है, इसका मतलब ए साइट ऑफ द राइबोसोम में जो क्लास 1 रिलीज फैक्टर है उसको हटाने का काम कौन करता है, हम लोग बोलेंगे क्लास 2 रिलीज फैक्टर करता है, या रिलीज फैक्टर 3 करता है, यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करके करता है, देखो तो इसको बताने के लिए, थर्ड इवेंट को बताने के लिए देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर लिखा हूँ थर्ड इवेंट कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर रिलीज होता है ए साइड से आफ्टर द पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर, या हम लोग बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि रोल ऑफ क्लास 2 रिलीज फैक्टर क्या है, या रोल ऑफ क्लास 2 रिलीज फैक्टर में क्या आता है, रिलीज फैक्टर 3 आता है, उसका रोल क्या चीज है। तो हम लोग एक चीज ये जान रहे हैं कि क्लास 2 रिलीज फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 का रोल क्या चीज है, रोल ये है कि ए साइड से किसको हटा देना, ए साइड से किसको हटा देना, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर को हटा देना। ठीक है ना, तो इस डायग्राम को देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, ये बना हुआ है, मैं थोड़ा सा फिर से यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा हूँ, इस डायग्राम इसी को बना रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप कोडॉन होगा। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ है, ऐसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर है ना, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर क्लास 1 रिलीज फैक्टर का एक डोमेन है, यहाँ पर क्लास 1 रिलीज फैक्टर का,
दूसरा डोमेन है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, जिसको हम लोगों ने बोला है GGQ। ठीक है, इसको हटाना है। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रिलीज फैक्टर 1 लिख रहा हूँ या रिलीज फैक्टर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब समझिएगा कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर है। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स में रिलीज फैक्टर 1 आता है या 2 आता है। ठीक है, तो इसको कैसे हटाना है, तो देखिए हटाने के लिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कौन सा फैक्टर आएगा, हम लोग बोलेंगे क्लास 2 रिलीज फैक्टर आएगा। क्लास 2 रिलीज फैक्टर आएगा, या हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीज फैक्टर 3 आएगा। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर होता ये है कि मैं क्लास 2 रिलीज फैक्टर को मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं पिंक कलर से बना रहा हूँ। ठीक है ना, क्लास 2 रिलीज फैक्टर को मैं यहाँ पर पिंक कलर से देखो बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ध्यान से, ये क्या चीज़ है, क्लास 2 रिलीज फैक्टर है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, रिलीज फैक्टर 3 बोला। ठीक है, और ये रिलीज फैक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जीडीपी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जीडीपी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा कौन, रिलीज फैक्टर 3। क्यों जुड़ा हुआ रहेगा रिलीज फैक्टर 3 जीडीपी मॉलिक्यूल के साथ, इसीलिए जुड़ा हुआ रहेगा कि रिलीज फैक्टर 3 का या क्लास 2 रिलीज फैक्टर का जीडीपी के प्रति क्या चीज है, बहुत ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी है, इसीलिए रिलीज फैक्टर 3 जीडीपी के साथ एसोसिएटेड रहता है। देखो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, देखो क्लास 2 रिलीज फैक्टर का कि इट हैज हाई एफिनिटी फॉर क्या चीज, जीडीपी मॉलिक्यूल। इसीलिए रिलीज फैक्टर 3 या क्लास 2 रिलीज फैक्टर किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जीडीपी के साथ, क्योंकि जीडीपी का रिलीज फैक्टर 3 के साथ क्या है, बाइंडिंग एफिनिटी बहुत हाई है। ठीक है ना, तो ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, अब होता ये है कि ये जो रिलीज फैक्टर 3 है, ठीक है, ये रिलीज फैक्टर 3 क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये रिलीज फैक्टर 3 क्या करेगा, क्लास 1 रिलीज फैक्टर को रिमूव करेगा। ठीक है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर को रिमूव करेगा, तो कैसे करके करेगा, तो देखो यहाँ पर, हाँ तो देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि क्लास 1 जो रिलीज फैक्टर्स होता है ना, जो ए साइट में जो ए साइट में जो अभी प्रेजेंट है, उसको क्लास 2 रिलीज फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज फैक्टर 3, कैसे करके रिमूव करता है, तो देखो कैसे करता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि ए साइट में क्या चीज़ है, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर है। ठीक है, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर अपना काम कर चुका है। अब इसको क्या करना है, ए साइट से बाहर निकालना है। तो ए साइट से बाहर निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या आता है, हम लोग बोलेंगे एक अनदर रिलीज फैक्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास 2 रिलीज फैक्टर, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलीज फैक्टर 3 बोलेंगे। और रिलीज फैक्टर 3 का स्पेसिफिसिटी क्या चीज़ है कि ये रिलीज फैक्टर 3 किससे एसोसिएटेड रहता है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड रहता है। इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्लास 2 रिलीज फैक्टर, सॉरी क्लास 2 रिलीज फैक्टर हैज हाई एफिनिटी फॉर क्या चीज, जीडीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसका मेन काम क्या चीज है कि क्लास 1 रिलीज फैक्टर को ए साइट ऑफ द राइबोसोम से क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये रिलीज फैक्टर 3 है ना, ठीक है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, जीडीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड है ना। तो अब ये क्लास 2 रिलीज फैक्टर या रिलीज फैक्टर 3 जो कि एसोसिएटेड है जीडीपी मॉलिक्यूल के साथ, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये जुड़ जाएगा किसके साथ, क्लास 1 रिलीज फैक्टर के साथ। और हम लोग बोलेंगे कुछ पोर्शन इसका राइबोसोम के साथ जुड़ेगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि रिलीज फैक्टर 3 जो होता है वो, उसका कुछ पोर्शन हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ता है, क्लास 1 रिलीज फैक्टर के साथ, और कुछ पोर्शन हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ता है, राइबोसोम के साथ। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, रिलीज फैक्टर 3 जीडीपी के साथ एसोसिएटेड है, वो किसके साथ जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर के साथ एसोसिएटेड हो गया, इसका कुछ पोर्शन राइबोसोम के साथ एसोसिएटेड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, क्लास 2 रिलीज फैक्टर जो होता है ना, या रिलीज फैक्टर 3 जो होता है ना, इसके पास दो एक्टिविटी है, याद रखिएगा। पहला एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं, पहला एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, काइनेज एक्टिविटी। क्या बोलेंगे पहला एक्टिविटी को, काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, और काइनेज जब भी होगा तो हम लोग बोलेंगे काइनेज क्या करेगा, फोस्फोराइलेशन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ये फोस्फोराइलेशन करेगा काइनेज। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर 3 का इटसेल्फ हम लोग बोलेंगे क्या एक्टिविटी होता है, काइनेज एक्टिविटी होता है। और इस काइनेज एक्टिविटी के कारण ये रिलीज फैक्टर 3 क्या करता है, जो जीडीपी के साथ एसोसिएटेड है ना, इस जीडीपी में हम लोग बोलेंगे एक फॉस्फेट को ऐड करता है, और जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, जीटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तब हम लोग बोलते हैं क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेशन हुआ है किसका, जीडीपी का, किस में हम लोग बोलेंगे, जीटीपी में। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट डायग्राम में मैंने क्या दिखाया है कि ये रिलीज फैक्टर जो 3 है, वहां पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जो जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ था, अब यहाँ पर क्या फॉस्फोराइलेशन हुआ, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीटीपी में। मतलब डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट जुटा तो क्या हो गया, जीटीपी में चेंज हो गया। तब अब देखो जैसे ही हम लोग बोलेंगे रिलीज फैक्टर जीटीपी में चेंज हो गया, वैसे रिलीज फैक्टर का
क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, जीटी पेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। ठीक है, जीटी पेज जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब क्लास 2 रिलीज फैक्टर और रिलीज फैक्टर 3 अब क्या चीज़ का काम करने लगेगा, हम लोग बोलेंगे जीटी पेज एंजाइम का काम करने लगेगा। और ये जीटी पेज एंजाइम क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे जीडीपी मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, किसमें, जीडीपी में, प्लस हम लोग बोलेंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। जैसे ये जीटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ रिलीज होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा। और वो एनर्जी हम लोग बोलेंगे सफिशियंट होगा किसको किसको हटाने में, तो हम लोग बोलेंगे क्लास 1 रिलीज फैक्टर को हटाने में और रिलीज फैक्टर 3 को हटाने में। खुद रिलीज फैक्टर 3 भी हट जाएगा और क्लास 1 रिलीज फैक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ए साइड से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर ए साइड से रिमूव हो गया और रिलीज फैक्टर 3 फिर किसके साथ एसोसिएटेड हो गया, हम लोग बोलेंगे जीडीपी के साथ एसोसिएट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी भी देखिए, अभी भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट है, 5 प्राइम 3 प्राइम एमआरएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, और अभी भी क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए प्रेजेंट अभी अभी भी है। ठीक है, अनचार्ज टीआरएनए अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो अब देखिए यही इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रोल ऑफ क्लास 2 रिलीज फैक्टर, या हम लोग बोलेंगे रिलीज रिलीज फैक्टर 3, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर को हटाया जाता है राइबोसोम के ए साइट से, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे क्लास 2 रिलीज फैक्टर के थ्रू या RF3 के थ्रू। ठीक है, तो यही मैकेनिज्म है। तो ये क्लास 3 जो ये था, सॉरी ये जो थर्ड ये था इवेंट, ये थर्ड इवेंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इसीलिए क्लास 3 रिलीज फैक्टर का मैंने यहाँ पर काम क्या लिखा है कि ये क्या करता है, ए साइड से क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स को हटाता है, और ये कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे जीडीपी के साथ एसोसिएटेड रहता है। इसका एफिनिटी जो होता है क्लास 2 रिलीज फैक्टर का वो जीडीपी के साथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर और एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो रिलीज फैक्टर 3 है ना, ये रिलीज फैक्टर 3 अपने आप में हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये रिलीज फैक्टर 3 अपने आप में एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, तो हम लोग बोलेंगे काइनेज एंजाइम है। और कैसा एंजाइम है, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एंजाइम है। ठीक है, काइनेज एक्टिविटी ये रिलीज फैक्टर 3 का कब ऑन होगा, जब ये रिलीज फैक्टर 3 जो जीडीपी के साथ एसोसिएटेड है, जब ये इसका कुछ पार्ट हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाए, ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर के साथ जुड़ जाए और कुछ पार्ट राइबोसोम के साथ जुड़ जाए, तब याद रखिएगा रिलीज फैक्टर 3 का काइनेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जीडीपेज एक्टिविटी कब ऑन होगा, जब हम लोग बोलेंगे कि काइनेज एक्टिविटी, मतलब जब जीडीपी का फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा जीटीपी में, मतलब जीडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, तब RF3 जो फैक्टर है इसका क्या चीज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, जीडीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस होगा जीडीपी मॉलिक्यूल का जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, जिससे एनर्जी बाहर आएगा, और ये एनर्जी सफिशियंट होगा कि ए साइड से किसको बाहर निकाल दे, क्लास 1 रिलीज फैक्टर को, और रिलीज फैक्टर 3 खुद क्या हो जाएगा, ए साइड से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एनर्जी की वजह से, ये एनर्जी इतना सफिशियंट होता है कि रिलीज फैक्टर 3 को भी हटा देता है, और हम लोग बोलेंगे ए साइड से, और हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्लास 1 रिलीज फैक्टर को भी क्या कर देता है, ए साइड से रिमूव कर देता है। तो राइबोसोम में क्या दिखता है, अभी भी राइबोसोम में आरएनए एमआरएनए दिख रहा है। ठीक है, ए साइट एम्प्टी है, पी साइट और ई साइट में अभी भी क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए। तो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे फोर्थ इवेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट। तो राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में देखो क्या होता है, सबसे पहले रिलीज होता है अनचार्ज टीआरएनए का फ्रॉम पी एंड ई साइट। तो पी और ई साइट में जो अनचार्ज टीआरएनए है वो क्या होगा, पी और ई साइट से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट राइबोसोमल रिसाइकलिंग का इवेंट है। दूसरा इवेंट क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम राइबोसोम। ये जो एमआरएनए है ना, ये एमआरएनए राइबोसोम से बाहर आएगा, डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और थर्ड राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में क्या होगा, डिसोसिएशन ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट क्या होगा, एक दूसरे से डिसोसिएट करेगा नेक्स्ट राउंड ऑफ क्या चीज, ट्रांसलेशन के लिए। तो ये जो 3 इवेंट है, इसी 3 इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में अब देखिए कैसे करके ये अनचार्ज टीआरएनए बाहर निकलता है, कैसे करके ये एमआरएनए राइबोसोम से अलग होता है, कैसे करके राइबोसोम का लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट क्या होता है, डिसोसिएट होता है। ठीक है, वो अभी
तो देखिए राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर क्या होगा, जो अनचार्ज टीआरएनए है वो रिलीज होगा पी एंड ई साइट से, ठीक है, सॉरी पी एंड, हाँ पी एंड ई साइट होगा, रिलीज फ्रॉम पी एंड ई साइट होगा यहाँ पर ई साइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये एमआरएनए जो है वो भी क्या होगा, राइबोसोम से डिसोसिएट करेगा, और हम लोग बोलेंगे राइबोसोम का स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट भी क्या होगा, दूसरे से डिसोसिएट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, ए साइट एम्प्टी है, ए साइट एम्प्टी है, पी साइट में टी अनचार्ज टीआरएनए है, ई साइट में भी अनचार्ज टीआरएनए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए है, ठीक है। तो पी और ई में क्या है, हम लोग बोलेंगे अनचार्ज टीआरएनए है, ठीक है, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एमआरएनए है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये क्या चीज़ है, अनचार्ज अनचार्ज टीआरएनए, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, पी और ई साइट में, ठीक है। तो राइबोसोमल रिसाइकलिंग इवेंट में सबसे पहले किसको हटाया जाएगा, ये अनचार्ज टीआरएनए को हटाया जाएगा फर्स्ट। कैसे हटेगा, तो देखिए ये वाला कैसे हटेगा, तो इसके लिए देखिए क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसके लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर भी क्या कर सकता है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर के जैसा दिख सकता है, ये हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल रिसाइकलिंग फैक्टर भी टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल करता है, इसीलिए राइबोसोमल रिसाइकलिंग फैक्टर आसानी से ए साइट में क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो मान लीजिए ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है। ये क्या होगा, आसानी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ इंटर कर जाएगा, ए साइट में इंटर कर जाएगा। क्यों इंटर कर गया, बिकॉज हम लोग बोलेंगे ये जो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर है, ये किसके साथ, ये किसके साथ इसका स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर का स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है, इसीलिए आसानी से ए साइट में इंटर कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर का एक प्रॉपर्टी लिखा है, इट मिमिक द स्ट्रक्चर ऑफ क्या चीज, टीआरएनए एंड बाइंड्स विद ए साइट या इंटर्स इनटू ए साइट, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर टीआरएनए के स्ट्रक्चर के साथ मिमिक कर रहा है, इसीलिए आसानी से ए साइट में इंटर कर गया। अब जैसे ही राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर इंटर किया तो ये करेगा क्या, जैसे इंटर किया इमीडिएटली ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रिक्रूट्स इलोंगेशन फैक्टर जी को रिक्रूट करेगा। किसको रिक्रूट करेगा, इलोंगेशन फैक्टर जी या ट्रांसलोकेज को रिक्रूट करेगा। देखिए यहाँ पर देखिए राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर था ना, फिर क्या था, इलोंगेशन फैक्टर जी था ना, इसको रिक्रूट कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट रिक्रूट्स इलोंगेशन फैक्टर जी या ट्रांसलोकेज को रिक्रूट कौन कर रहा है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर। राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर, ये फैक्टर क्या करेगा, इलोंगेशन फैक्टर जी को या ट्रांसलोकेज को क्या करेगा, रिक्रूट करेगा, ठीक है। तो देखो ये मान लो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर जी का ये बना रहा हूँ। देखो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी है, इलोंगेशन फैक्टर जी है। और ये इलोंगेशन फैक्टर जी जो है, ये याद रखिएगा किसके साथ एसोसिएटेड होता है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो ये इलोंगेशन फैक्टर जी हम लोग बोलेंगे, देखो कहाँ रिक्रूट हो गया, हम लोग बोलेंगे ए साइट में। ए साइट में ये क्या हो गया, रिक्रूट हो गया कौन, हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी इज एसोसिएटेड विद क्या चीज, जीटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। तो राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर पहला ये काम किया। जैसे हम लोग बोलेंगे ये इलोंगेशन फैक्टर जी ए साइट में रिक्रूट हुआ, वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये इलोंगेशन फैक्टर जी का हम लोग बोलेंगे कौन सा एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इलोंगेशन फैक्टर जी क्या चीज है, एंजाइम है, कैसा एंजाइम, जीटीपेज एंजाइम है। तो ये जीटीपेज फिर क्या करेगा, ये जीटीपेज क्या करेगा, ये जीटीपी मॉलिक्यूल को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ठीक है ना। और ये एनर्जी इतना सफिशियंट होगा कि ये क्या क्या चीज को बाहर निकाल दे, खुद राइबोसोम रिसाइकलिंग फैक्टर को बाहर निकाल दे, इलोंगेशन फैक्टर जी को भी बाहर निकाल दे, और हम लोग बोलेंगे ये पी और ई साइट में जो अनचार्ज टीआरएन है उसको भी बाहर निकाल दे, ठीक है ना। लेकिन देखिए ध्यान से, जब जैसे ही हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी का जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हुआ, वैसे ही हम लोग बोलेंगे ये जो राइबोसोमल रिलीज फैक्टर है ये हम लोग बोलेंगे रिक्रूट कर देगा किसको, इनिशिएशन फैक्टर 3 को। इनिशिएशन फैक्टर 3 को क्या कर देगा, रिक्रूट कर देगा, किस में, हम लोग बोलेंगे ई साइट में, ठीक है। याद रखिएगा जैसे हम लोग बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर जी का जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हुआ, वैसे राइबोसोम रिलीज फैक्टर क्या करेगा, ई साइट में किसको रिक्रूट कर देगा, हम लोग बोलेंगे किसको रिक्रूट कर देगा,
इनिशिएशन फैक्टर 3 को रिक्रूट कर देगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर इस नेक्स्ट डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ, इनिशिएशन फैक्टर 3 को रिक्रूट कर दिया। और चूंकि जीटीपीएस एक्टिविटी होता है, ये क्या करेगा, जीडीपी को तोड़ेगा। जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये एनर्जी इतना सफिशियंट रहेगा कि ये किसको किसको बाहर निकाल देगा, राइबोसोम रिलीज फैक्टर को बाहर निकाल देगा, ठीक है, और अनचार्ज टीआरएनए को बाहर निकाल देगा पी एंड ई साइड से। तो यहाँ पर देखो मैं एक डायग्राम से बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम रिलीज फैक्टर है। देखो बाहर आ गया, किससे, हम लोग बोलेंगे ए साइड से बाहर आ गया, ठीक है। और ये फिर इलोंगेशन फैक्टर जी भी क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आ जाएगा। इलोंगेशन फैक्टर जो जी है ये भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आ जाएगा, किससे, हम लोग बोलेंगे ए साइड से, ठीक है। और ये जो अनचार्ज टीआरएनए है, देखो ध्यान से, ये जो अनचार्ज टीआरएनए है, ये अनचार्ज टीआरएनए भी क्या होगा, पी और हम लोग बोलेंगे ई साइड से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। पी और ई साइड से देखिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आ जाएगा अनचार्ज टीआरएनए, ठीक है ना। तो कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे ए साइड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एम्प्टी रहेगा, पी साइड भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। और हम लोग बोलेंगे ई साइड भी क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। लेकिन ई साइड में क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3। और इनिशिएशन फैक्टर 3 का आप लोग फंक्शन जानते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या चीज़ है, इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या चीज़ है कि ये क्या करता है, लार्जर लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को डिसोसिएट करता है, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर 3 का आप लोग देख लीजिएगा ट्रांसलेशन का फर्स्ट वीडियो, जब इनिशिएशन मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे उस टाइम पे। इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या चीज़ है कि ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को डिसोसिएट करता है। मतलब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देता है। तो जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 3 ई साइड से जुड़ा, वैसे ही हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा और लार्जर सब यूनिट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये एमआरएनए क्या हो जाएगा, राइबोसोम से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ये इवेंट हुआ वैसे ही हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली क्या होगा, ये जो ए साइट है उस ए साइट में हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोम कैसा दिखेगा, स्मॉलर सब यूनिट अलग रहेगा, लार्जर सब यूनिट अलग रहेगा, और ये जो एमआरएनए है वो अलग रहेगा, ठीक है। ये सारा इवेंट को हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट। तो देखिए राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट में क्या क्या हुआ, रिलीज ऑफ अनचार्ज टीआरएनए फ्रॉम पी एंड ई साइट। देखो पी एंड ई साइट से क्या हो गया, अनचार्ज टीआरएनए बाहर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या चीज, डिसोसिएशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम राइबोसोम। देखो एमआरएनए भी क्या हो गया, राइबोसोम से डिसोसिएट कर गया। तीसरा क्या चीज है, डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम का क्या चीज, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम का लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट भी क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो ये तीन कंप्लीट इवेंट को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट। और ये राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट को कौन करवाता है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर कराता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर का काम क्या चीज़ है, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर का काम क्या चीज़ है कि इट हेल्प्स इन क्या चीज़, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट, ठीक है, करवाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए अब क्वेश्चन आता है, ये अब ये क्या चीज़ है, ये नेक्स्ट राउंड ऑफ क्या चीज़ में चला जाएगा, ट्रांसलेशन में चला जाएगा। लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। और इस एमआरएनए का क्या होगा, तो ये एमआरएनए का क्या होगा, इस एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, कैसे करके डिस्ट्रॉय किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या होता है, सेल के पास क्या होता है, कुछ एंजाइम्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस या 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। वो क्या करेगा, इस एमआरएनए को क्या कर देगा, ये जो एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ये कट करता चला जाएगा। कौन, हम लोग बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस, आइदर 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस वो 3 प्राइम की तरफ से कट करेगा, या 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या करेगा, 5 प्राइम एंड की तरफ से कट करेगा, ठीक है ना। तो ये एमआरएनए का फेट होगा, ठीक है ना। तो दिस इज हम लोग बोलेंगे ऑल अबाउट क्या चीज, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से कि टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन में क्या क्या ये इवेंट्स था। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था एंट्री ऑफ क्लास 1 रिलीज फैक्टर्स इनटू ए साइट एंड रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉप कोडन हम लोगों ने देख लिया। एंड क्या था, रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्या था, हम लोग बोलेंगे कैसे करके क्लास 1 रिलीज फैक्टर को हटाया जाता है क्लास 2 रिलीज फैक्टर के थ्रू फ्रॉम ए साइट ऑफ राइबोसोम, ये हम लोग देख लिए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग इवेंट, ये 3 इवेंट हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये ट्रांसलेशन मैकेनिज्म इन यूकैरियोट्स। याद रखिएगा यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में बस इनिशिएशन मैकेनिज्म में डिफरेंस है।
बाकी इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन मैकेनिज्म क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे सेम है, बस कुछ कुछ फैक्टर्स का नाम क्या चीज़ है यूकैरियोट सेल्स में कुछ अलग दे दिया गया है, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखना है। बाकी हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।